गुड मॉर्निंग बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सो कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ आपने इतना ही लर्न करना है कि डी प्लस का मतलब क्या है और एल का मतलब क्या है। जैसे हम नॉमेनक्लेचर में करते हैं ना कि डी लिखते हैं, एल लिखते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है डी और एल का। देखो, डी को हम बोलते हैं कि अगर कोई भी स्टीरियो सेंटर है, जैसे वैसे तो अगर हमारे पास मोर देन वन स्टीरियो सेंटर होगा तो सेकेंड लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर तो OH ग्रुप राइट साइड पे होगा तो उसको हम बोलेंगे, फिर हम लिखेंगे D, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा देन वी विल राइट L। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपने सिर्फ इतना ही करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि D और L का मतलब क्या है। उसके बाद है बेटा हमारे पास इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। इरिथ्रोज एंड थ्रियोज, तो इरिथ्रोज एंड थ्रियोज जैसे टू स्टीरियो सेंटर्स जो साइमल्टेनियस होंगे, उनके बीच में अगर OH ग्रुप दोनों सेम साइड पे हैं तो हम उसको बोलते हैं इरिथ्रोज, और अगर OH ग्रुप ऑपोजिट लगे हुए हैं बेटा तो उसको हम बोलते हैं थ्रियोज। ठीक है, तो इसमें भी सिर्फ आपने इतना ही करना है कि अगर टू स्टीरियो सेंटर साइमल्टेनियस प्रेजेंट हैं तो OH ग्रुप अगर सेम साइड पे है तो क्या बोलेंगे इरिथ्रोज, और OH ग्रुप अगर ऑपोजिट हैं तो इट इज थ्रियोज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास एपीमर्स। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था कि एपीमर्स एंड एनोमर्स देयर आर टू टर्म्स, और इनमें डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स होते हैं अगर कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज करो कि दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास या दो कंपाउंड्स हैं, सपोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैं यहाँ पर जैसे दो। ठीक है, कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बेटा, सिर्फ और सिर्फ C4 कार्बन में देखो। जैसे फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड, फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड, HOH HOH OHH OHH, थर्ड कार्बन तक सेम है, लेकिन सिर्फ फोर्थ कार्बन पे जाकर देखो, यहाँ पर OH क्या है राइट साइड पे और यहाँ पर OH क्या है लेफ्ट साइड पे। तो इसका मतलब कौन सा डिफरेंस हुआ इनमें, सिर्फ C4 कार्बन का, तो इसको हम बोलते हैं एपीमर्स। वैसे ही अगर C2 कार्बन में डिफरेंस हो तो C2 एपीमर्स, C3 में डिफरेंस हो तो C3 एपीमर्स, मतलब किसी एक कार्बन में डिफरेंस हो, और वो कौन कौन सी कार्बन हो सकती है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एपीमर्स। लेकिन अगर कार्बन 1 पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होगा देन इट इज नोन एज एनोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है अब कि एपीमेराइजेशन, एपीमेराइजेशन क्या होती है कि एक एपीमर्स को, मतलब अगर हमारे पास सपोज ग्लूकोज को गैलेक्टोज में चेंज करना तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एपीमेराइजेशन। सिमिलरली ग्लूकोज को हम चेंज करेंगे मैनोज में। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड मैनोज ये क्या है, C2 एपीमर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास है, जैसे हमने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, सिर्फ C3 में OH ग्रुप डिफरेंस होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाता है, बाकी सारे OH क्या है राइट साइड पे। ठीक है, सबसे पहले हमने की इसकी ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, तो क्या होगा एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बनता हमारे पास, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एपीमेरिक एसिड बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड एंड मेनोनिक एसिड। क्लियर, तो क्या किया उसके बाद, इस मिक्सचर को हमने सेपरेट किया और मेनोनिक एसिड की हमने फर्दर रिएक्शन स्टार्ट की। तो अब जब एसिड बन जाता है तो जैसे हमने लास्ट रिएक्शंस में किया था, तो एसिड बनने के बाद हम क्या करते हैं उसको हीट, तो हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, लैक्टोन्स में। ठीक है, तो ये देखो C1 और C4 के बीच में लिंकेज बन गई। उसके बाद हम क्या करते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन करके फिर हमारे पास क्या बन गया, मैनोज। तो अब ध्यान से देखो, मैनोज में क्या है OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर आ गया। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज में क्या था, OH ग्रुप राइट साइड पे था। सो इसका मतलब ग्लूकोज और मैनोज में बेटा क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज और मैनोज में C2 डिफरेंस। ठीक है, C2 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, तो इसको हम बोलते हैं C2 एपीमर्स। ठीक है,
इस चैप्टर के बेटा सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, एज इट इज़ इसका आता है और काफ़ी इजी चैप्टर है। इसको लिख के देखो जो भी रिएक्शंस हैं आपके पास। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। देखो इसमें ना हमने अब करना क्या है, हम कहते हैं कि ग्लूकोज है जो, उसमें एक एल्डिहाइड कार्बन है, बाकी 4 सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं और एक क्या है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो एल्डिहाइड है वो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में नहीं होता, वो किस में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा फॉर्म्स में। ग्लूकोज किस में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज में। तो वो ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर एग्जिस्ट करता भी है तो ओपन चेन की जो अमाउंट है हमारे पास वो बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, 0.5% से भी कम होती है। क्लियर। सो इसका ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है, लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन। तो हमें कैसे पता लगा कि ओपन चेन नहीं बनेगी, कौन सी बनेगी, अल्फा एंड बीटा। तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके लिमिटेशंस हैं। तो क्या क्या है लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन है कि अगर हम कहते हैं कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फ्री एल्डिहाइड अगर ग्रुप है तो बेटा वो फ्री एल्डिहाइड की सारी जितनी भी एल्डिहाइड के रिएक्शंस होती हैं, जैसे ओजाजोन फॉर्मेशन या ऑक्साइन फॉर्मेशन या HCN के साथ रिएक्शन या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन या शिफ्ट रिएजेंट, तो वो सारी की सारी रिएक्शन उसे देनी चाहिए ग्लूकोज को। लेकिन ग्लूकोज क्या है, ओजाजोन फॉर्मेशन तो देते हैं लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड और शिफ्ट टेस्ट नहीं देते। ठीक है। सेकंड, ग्लूकोज है जो वो अल्फा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्फा, यहाँ पर आपने क्या लर्न करना है, हर किसी का अल्फा और बीटा का मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू। जैसे अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास 419 केल्विन एंड स्पेसिफिक रोटेशन इज 112 डिग्री, और बीटा की है हमारे पास 423 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 19 डिग्री इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन म्यूटा रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, म्यूटा रोटेशन वाला। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी अल्फा और बीटा फॉर्म है, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, ये क्या है, ये हाइड्रोलाइज होके मतलब एक्वस सोल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, अल्फा ग्लूकोज को जब हम एक्वस सोल्यूशन में लेंगे तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है और बीटा भी ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यहाँ पर क्या है, ओपन चेन। सो अल्फा ओपन चेन, बीटा ओपन चेन, तो ये सारे क्या है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो अभी हमने की ना, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 112 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी होती है 19 डिग्री, और ओपन चेन या इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कितनी वैल्यू होती है स्पेसिफिक रोटेशन की 52.7 डिग्री। तो ये जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, इसका आगे जाके मैकेनिज्म भी आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको म्यूटा रोटेशन पे नोट आए तो आपने मैकेनिज्म इसका देना है कि कैसे अल्फा और बीटा फॉर्म ओपन चेन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यूवी स्पेक्ट्रा है ग्लूकोज का, जो मतलब हम कहते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ ग्लूकोज डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो यूवी स्पेक्ट्रम में इसकी कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप की पीक नहीं आती हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम ग्लूकोज को मिथाइल अल्कोहल से ट्रीट करते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमारे पास क्या बनते हैं, 2 ग्लूकोसाइड्स, एक अल्फा ग्लूकोसाइड्स एक बीटा ग्लूकोसाइड्स। तो ये सारे पॉइंट्स क्या शो करते हैं कि जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं होगा, वो किस में होगा, एक्चुअल में अल्फा और बीटा फॉर्म में। ठीक है, तो अल्फा और बीटा फॉर्म के लिए उसके पास क्या होती है, रिंग स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर ऑफ D+ ग्लूकोज। देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट कार्बन है एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड तो फ्री है नहीं हमारे पास, तो क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन का और C5 मतलब 5th कार्बन के बीच में लिंकेज है। कौन सी है कि एल्डिहाइड ग्रुप इज टाइड अप बाय द कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसी साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनती है, इस टाइप की। C1 और C5 में हमारे पास क्या बन जाता है, लिंकेज।
ठीक है, तो इससे क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एविडेंस। पहले हमने किया लिमिटेशन, तो अब हम करेंगे एविडेंस। एविडेंस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर के कौन कौन से एविडेंस हैं, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं जो हमने डिस्कस किया है उसमें लिमिटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब ये साइक्लिक हेमीएसिटल बना तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन में एक न्यू स्टीरियो सेंटर बन गया। ठीक है, तो न्यू स्टीरियो सेंटर बनने से इससे क्या हुआ कि ये दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, कि OH राइट साइड पे भी हो सकता है, OH लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। देखो, तो ये हो गया ना कि OH राइट साइड पे भी आ सकता है, OH लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये देखो, दोनों ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर C1 की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि अगर C2, C3, C4 में कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस हो किसी एक में, तो उसको हम बोलते हैं एपीमर, और अगर C1 में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस हो तो उसको हम बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज एनोमर्स। ठीक है, तो C1 को हम क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। ओके, तो सेम वही कि अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे विद HCl तो क्या बन जाएगा बेटा, इसके ग्लूकोसाइड्स, जैसे हमने लिमिटेशन में पढ़ा है कि अल्फा ग्लूकोसाइड्स एंड बीटा ग्लूकोसाइड्स। ठीक है, विद मिथाइल अल्कोहल एंड एनहाइड्रस HCl के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये ग्लूकोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको लिमिटेशन में करवाया था कि अगर ये म्यूटा रोटेशन है ना, कि अल्फा को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं, तो वो क्या है, ओपन में कन्वर्ट हो जाता है, और बीटा भी ओपन में। तो ये देखो अल्फा फॉर्म है, ये अल्फा फॉर्म किस में कन्वर्ट हुई, ओपन चेन में। बीटा फॉर्म किस में कन्वर्ट हुई, ओपन चेन में। और ओपन चेन है जो, वो जब रीक्लोज होगी तो उसके पास दो ऑप्शंस है, वो अल्फा भी बन सकती है, बीटा भी बन सकती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट। उसके बाद हमने करना है इसका मैकेनिज्म, कि अल्फा कैसे ओपन चेन बन रहा है और बीटा कैसे ओपन चेन बन रहा है। दोनों का सेम है, सिर्फ OH यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में, यहाँ पर राइट में। ठीक है, तो देखो होगा क्या, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बेस की तरह एक्ट करेगा। आपको पता है कि बेस का काम क्या होता है बेटा, बेस का काम होता है H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये जो OH बॉन्ड है ना, ये वाला H क्या करेगा, बेस वाटर जो है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि H+ को एब्स्ट्रैक्ट, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में। क्योंकि ये कैसे रिमूव हुए, एज ए H+, तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड इसको मिल गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, C डबल बॉन्ड OH। और ये जो लिंकेज बनी हुई है हमारे पास, ये वाली ऑक्सीजन को दी, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, O नेगेटिव में, और HOH, तो इसके बाद क्या होगा, OH। ये देखो ये सेम ओपन चेन बन जाएगी। ठीक है, सेम रिएक्शन हमने इधर दिखानी है, सिर्फ OH लेफ्ट राइट का डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। उसके बाद हमने लिमिटेशन में किया था कि ये जो एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड की रिएक्शंस होती हैं, जैसे ऑक्साइन फॉर्मेशन, ओजाजोन फॉर्मेशन, फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन या टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन, एल्डिहाइड सारी ये रिएक्शंस हैं जो वो देते हैं। तो जहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो सारी रिएक्शंस देनी चाहिए उसको। तो ग्लूकोज में अगर हम कहते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो सारी की सारी रिएक्शन वो देगा। लेकिन कौन कौन सी रिएक्शंस वो देता है, विद टॉलरेंस रीजन, विद फैलिंग सोल्यूशन, ऑक्साइन, ओजाजोन फॉर्मेशन, ये सारी रिएक्शंस ग्लूकोज देता है। लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ और शिफ्ट रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। उसका रीज़न क्या है उसकी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस टॉपिक में, हम क्या बता रहे हैं, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में हम जस्टिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बेटा सपोज करो आपके पास क्या है, देखो या जैसे ये है, ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता ना ग्लूकोज, अल्फा ओपन चेन बीटा। अभी सोच के देखो, इसमें टॉलरेंस रीजेंट ऐड किया तो ठीक है, एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस रीजेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा। या सपोज ओजाजोन की फॉर्मेशन हो गई, तो क्या हुआ, आपने लीचेटलियर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, तो जहाँ पर होता है कि इक्विलिब्रियम है जो वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ओपन चेन एल्डिहाइड है इसमें, और ये टॉलरेंस रीजन के साथ या ओजाजोन के साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कर गई।
ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा विल कन्वर्ट इनटू ओपन चेन, बीटा विल कन्वर्ट इनटू ओपन चेन, फिर हम और रिएजेंट डालेंगे तो वो सारा के सारा ओपन चेन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्ट कर जाएगा टॉलरेंस रिएजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे का सारा यूज हो जाएगा। तो देखने में क्या लगता है कि ओपन चेन ही थी, हमारे पास अल्फा बीटा फॉर्म नहीं थी। लेकिन इसका कैसे पता लगा कि अल्फा बीटा भी हैं, क्योंकि जो पूरी की पूरी रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप की, वो नहीं देते ये ग्लूकोज। वो उसमें कौन सी दो रिएक्शंस नहीं दे रहे, एक सोडियम बाइसल्फाइड और दूसरा शिफ रिएजेंट के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड और जो शिफ रिएजेंट है ये क्या है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, ये वीक न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट्स हैं। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओपन चेन फॉर्म जो एग्जिस्ट करती है वो बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करती है, 0.5%। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल हैं जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन जो वीक है उसको ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये एल्डिहाइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ 0.5% ही है। तो इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल फ्री एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए इसकी जस्टिफिकेशन में क्या आएगा कि क्योंकि ओपन चेन बहुत कम अमाउंट में है, अल्फा और बीटा में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके पास लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ ओपन चेन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी कि रिंग स्ट्रक्चर अगर हम बोल रहे हैं तो रिंग तो 5 मेंबर्ड रिंग भी होता है और 6 मेंबर्ड रिंग भी होता है। तो ग्लूकोज कौन से मेंबर्ड में, मतलब कौन से साइज में एग्जिस्ट करेगा, 5 में या 6 में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ठीक है, सो ये वीडियो को अच्छे से देखो और किसी को भी अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ बता देना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।